गुड इवनिंग बच्चों, ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं एम झा सर फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए। बच्चों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए है। अभी तक जो सॉल्यूशन में आपने पढ़ा था वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर तक बताई थी, उसमें जो भी सॉल्यूशन यूज कर रहे थे नॉन वोलेटाइल और डाइल्यूट सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जो था आपका याद रखेंगे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट के लिए था, जो कि ना एसोसिएट करता है और ना ही डिसोसिएट करता है। लेकिन आज जो हम लोग टॉपिक उठा रहे हैं बच्चों, आज जो आपको बता रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस टॉपिक में आज हम लोग देखेंगे कि भाई अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट हो, मतलब ऐसा सॉल्यूट हो जो पानी में डालने के बाद अपने आयंस में टूट जाता हो, या ऐसा सॉल्यूट हो जो सॉल्वेंट पानी में डालने के बाद आपस में मिल करके एगो सॉल्यूट बनाता हो, है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसके मिल करके। तो उसके क्योंकि देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करता है ना, वो तो एकदम जादू हो जाएगा जी, एक बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है ना उसमें। तो चलिए हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन वोलेटाइल डाइल्यूट सॉल्यूशन। किसके लिए है? इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन वोलेटाइल डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसके लिए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दैट मींस उसकी बात कर रहे हैं हम जब भी चर्चा कर रहे हैं। ये क्यों मैंने ऐसा लिखा है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे सपोज कीजिए ये जो है ये N0.1 m NaCl सॉल्यूशन है, और इसी तरह का स्ट्रेंथ हम एक और ले रहे हैं। ये जो है (0.1 m) ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। अगर हमको सपोज कीजिए पूछ दिया जाए कि भाई बताइए इसका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा EBP जो होगा, और इसका जो EBP होगा, क्या ये दोनों सेम रहेगा? अगर देखा जाए तो दोनों की मोलारिटी सिमिलर है। ये भी 0.1 मोल है, ये भी 0.1 m ही है, मतलब इसमें भी सॉल्यूट है 0.1 मोल और इसमें भी सॉल्यूट है 0.1 मोल। तो आपको अगर आप क्वेश्चन को बाहर से देख पा रहे हैं तो आपको तो लगेगा भाई दोनों बराबर अमाउंट में है, मतलब इसमें भी 0.1 ही मोल सॉल्यूट है, इसमें भी 0.1 ही मोल सॉल्यूट है। लेकिन यहां कुछ समस्याएं हैं। क्या है? पार्टिकल की संख्या जो दिख रहा है वो नहीं है इसमें, इसमें जो दिख रहा है वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समस्या है। क्या है भाई? कि जब इसमें NaCl गया होगा वो टूटा होगा Na+ और ये Cl- में, Na+ और ये Cl- में। मतलब मैंने डाला था 0.1 मोल, यहां जो डाला था इसमें 0.1 मोल डाला था NaCl, लेकिन ये 0.1 मोल नहीं रह करके आपको चेंज हो गया 0.2 में। कितना में चेंज हो गया बेटा? 0.2 मोल में। मतलब ये 1 मोल का अब नहीं रहा, ये 0.2 मोल का रहा। मतलब हम जो है ऑब्जर्वेशन बाहर से देख रहे थे तो कुछ और आ रहा था, एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो कुछ और वैल्यूज आ रहा है। कारण क्या है उसके बारे में बताएंगे। अब ये ग्लूकोज है, ये बेचारा इसके अंदर जाने के बाद ना तो टूटा है ना तो जुड़ा है, कुछ नहीं हुआ है। तो इसकी जो संख्या होगी, ध्यान समझेंगे, इसकी जो संख्या हो जाएगी वो कितने होंगे इस पर भी ध्यान देना हमको। ये जैसे 0.1 m इसमें डाला होगा, 0.1 मोल जो ग्लूकोज होगा वो डालने के बाद भी 0.1 मोल ही होगा। ये क्या खेला हुआ? क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक है। अगर देखा जाए तो इसमें पार्टिकल की संख्या ज़्यादा है, इसका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो जाएगा। ये कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा? इसके लिए ही मैंने ये टॉपिक बनाई है। अभी तक जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताए थे सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए थे, लेकिन अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताने जा रही है इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन वोलेटाइल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन वोलेटाइल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, उसके लिए बताने जा रहे हैं। बातें समझ में आ रही है? बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना इसको अच्छे से, मजे से समझ में भी आएगा, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ध्यान भी से भी रखेंगे हम लोग, है ना। बातें समझ में आ रही है ये? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई आखिर 0.1 m जो हम लोग NaCl लिए थे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट
उतना ही मोलरिटी वाले ग्लूकोज से ज़्यादा कैसे हो गया, इसी को देखेंगे। लेकिन इसको देखने से पहले आपको कुछ चीज़ों को देखना होगा, कुछ टर्म को देखना होगा। तो उसी में से इन सारे चीज़ों के बारे में जो अभी मैंने आपको बताया कि जो 0.1 m NaCl था वो 0.1 m नहीं रह करके 0.2 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बारे में वैन टॉ हॉफ साहब ने बताया था। उन्होंने एक इस्तेमाल किया था अपने एक फैक्टर्स का, उसका नाम था वैन टॉ फैक्टर। ये देखिए स्क्रीन पर कितनी शानदार ढंग से लिखी हुई है, समझ में आ रहा है? अरे बुरबखा सब, ये वैन टॉप अपने यहाँ का नहीं है, इसका केमिस्ट का नाम है वैन टॉप। क्या लिखा है? इट टेल्स, ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स द ऑब्जर्व्ड या एबनॉर्मल या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देन दैट ऑफ द कैलकुलेटेड या नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या है थोड़ा समझना है। जैसे मैंने कहा 0.1 m NaCl सॉल्यूशन, तो ये जो दिखाई दे रहा है लिखा हुआ लेवल के ऊपर में, ये जो दिखाई दे रहा है आपके बॉटल के लेवल के ऊपर में NaCl सॉल्यूशन के ऊपर में, ये है इस यहां पर जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का भी हम स्टडी करेंगे तो ये नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज CP कहलाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटली देखेंगे, अंदर में जब घुसेंगे हम सॉल्यूशन के अंदर जब जाएंगे, जो कि दिखता नहीं है बाहर से, तो इतना ही दिखाई दे रहा है लेवल में। अरे आपको पता है नहीं 0.1 m ही डाले हैं, लेकिन जैसे ही वो पानी में मिलेगा 0.1 m तो रहेगा नहीं। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वो 0.1 m कतई नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जैसे ही जाता है पानी के अंदर, तो ये Na+ और Cl- पार्टिकल्स में टूट जाता है। तो मतलब अब अगर अंदर की बात करेंगे, एक्सपेरिमेंटल अगर बात करेंगे, तो ये एक्सपेरिमेंटली जो हो जाएगा ये 0.2 m हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? तो ये एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा। अभी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे ये एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर इसका इसके आधार पर नॉर्मली अगर ऑब्जर्व करते हैं, सपोज कीजिए एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, अगर इसके लिए x है तो यहां पर जो हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो इसके दोगुने 2x हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हो गया है। एक्सपेरिमेंटली आपको 2 दिखाई दे रहा है जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कितना हो जाएगा, आपको जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा एक्सपेरिमेंटली जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको 2 टाइम्स आएगा नॉर्मल का। क्लियर है? तो दैट मीन्स इन्होंने बताया, कौन बताया? वैन टॉप ने बताया कि भाई किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को जब आप उसके सॉल्वेंट में डालेंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना टाइम्स आएगा, वो इसी फैक्टर के हेल्प से निकालते हैं। ये जो टाइम्स है अगर ध्यान से देखिएगा तो इस x और वहां पर जो ये नॉर्मल है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ये एक्सपेरिमेंटल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो समझना है, जो कि 2x हो गया यहां पर आपका। तो इंडिकेट कर रहा है कि नॉर्मल से और ये जो एक्सपेरिमेंटल है नॉर्मल के कितना फैक्टर, कितना टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। अगर इसको देखेंगे तो 2 × हो जाएगा नॉर्मल एलिवेशन इन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा समझिएगा इसको, ये 2 गुना हो जाएगा। तो ये किसने बताया? ये आपको वैन टॉप साहब ने बताया। इसीलिए इसको हम लोग जितना टाइम से जो आपको ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, नॉर्मल का जितना टाइम्स होता है वो जो नंबर ऑफ टाइम्स है उसी को हम लोग वैन टॉप फैक्टर कहते हैं। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वैसे मैथमेटिक्स में फैक्टर समझते हैं, जैसे 2 और 4 है तो 2 और 4 का जो फैक्टर्स हो जाएगा, मतलब 2 से 2 कितना है, 2 टाइम्स है ना, 2 से 4 कितना है, 2 टाइम्स है। तो ये फैक्टर कितना का हो गया, 2 का फैक्टर 2 दैट इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरह से यहाँ बातें हो रही है। अब समझेंगे इस बात को। भाई ये होता क्या है तो बता दिया आपको, क्यों ये सुपरफिशियल व्यू मैंने आपको दिया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग व्यूज था। दिस इज कॉल्ड सुपरफिशियल व्यूज, इसके आधार पर देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं भाई ये वैन टॉप फैक्टर होता क्या है, मेन पॉइंट पर आते हैं, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, कि ये वैन टॉप फैक्टर क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि यह एक तरह का अगर देखा जाए ध्यान से तो फैक्टर की बात कर रहे हैं, कितना टाइम से भैया, तो जो एक्सपेरिमेंटल है वो निकला था 2 टाइम्स, किससे, नॉर्मल से। तो ये एक्सपेरिमेंटल 2 टाइम्स निकला था नॉर्मल से। अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सपेरिमेंटल जो आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये 2 × हो गया नॉर्मल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो आपको अगर इसके बारे में पता करना हो तो एक्सपेरिमेंटल एलिवेशन इन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय नॉर्मल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये बराबर अगर करेंगे तो 2 होगा। यही जो 2 संख्या आया है यही कहलाएगा वैन टॉप फैक्टर। वैन टॉप फैक्टर यही कहलाएगा। तो इसको अगर डिफाइन करें
तो एक तरह का ये रेशियो हो जाएगा। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या इसी को कहते हैं हम लोग कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बातें समझ में आ रही है? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसी को मैंने यहाँ पर ये लिखा है, थोड़ा ध्यान समझेंगे इसको भी। क्लियर है ना? ये बातें देखेंगे ध्यान से। क्या देखना भैया, ये जो है आपका, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आई बराबर लिखे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो निकाला है यहाँ पर, आई बराबर यहाँ पर समझिएगा इसको, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ या ऑब्जर्व वैल्यू या एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड या नॉर्मल। यही मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, ध्यान समझेंगे, यही बताया था। बातें समझ में आ रही है? इसको एक्सपेरिमेंट एक बार और देख सकते हैं आप लोग। जैसे ध्यान दीजिए, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर 0.1 m लेते हैं AlCl3 सॉल्यूशन का, और दूसरे में अगर हम लेते हैं 0.1 m आपको शुगर सॉल्यूशन C12H22O11 इस सॉल्यूशन का लेते हैं। अगर दोनों की कोई एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दिमाग में लाइए जिसको आप निकालना चाहेंगे। मान लीजिए हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को कर रहे हैं, इसके लिए भी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को कर रहे हैं, ठीक है? तो कहीं किसी एक में समझने की कोशिश कीजिए। अभी जो लेवल है ये 0.1 m का है। जैसे एक बॉटल होगा ना, इस बॉटल के ऊपर में ये लिख दिया होगा, इसके ऊपर में 0.1 m AlCl3 सॉल्यूशन। बातें समझ में आ रही है? क्लियर समझिएगा इस बात को, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आप तो यही समझेंगे भाई कि इसका जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए अगर x है तो ये x ही दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली में जब अंदर की ओर जाएंगे तो AlCl3 अंदर में Al3 प्लस और 3Cl माइनस में टूटा हुआ रहेगा। पार्टिकल की संख्या देखेंगे तो 1 अब प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आप इसके नए कॉन्सेंट्रेशन को देखेंगे तो 0.1 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 0.4 m क्या हो जाएगा? AlCl3 सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप यहां देखेंगे तो एक मोल के लिए 0.1 m के लिए कितना था? x था। तो इसके लिए कितना हो जाएगा भैया? 0 के लिए x था तो कितना करेंगे? 4 इंटू एक्स कर देंगे। तो ये जो आपको क्या हुआ, x से 4x जो हुआ, तो ये दैट मीन्स ये 4 टाइम्स जो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो निकल रहा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का AlCl3 के लिए, वो 4 टाइम्स आ रहा है। तो ये जो नंबर ऑफ टाइम्स 4 टाइम्स आया, यही इसके लिए वैंट ऑफ फैक्टर कहलाएगा। वही चीज आपको समझा रहे थे यहाँ पर, ठीक है? अब देखिए दूसरी बात क्या है, इस वैंट ऑफ फैक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। तो आई बराबर एक और चीज लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। इससे भी निकालते हैं। तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसको कि यहां मैंने लिखा कुछ देर पहले जो बताए थे ये पॉइंट। अब क्या है यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सब्सटेंस दैट अंडरगोज डिसोसिएशन। मतलब मान लीजिए कि आपको हम क्या करते हैं, एक लॉलीपॉप दे दिए और उस लॉलीपॉप को थोड़ा सा कट कीजिएगा, पूरा का पूरा लॉलीपॉप तो एक बार में नहीं खा जाइएगा, कट कट करके खाइएगा। तो जितना फ्रैक्शन आप कट कर रहे हैं, जितना पार्ट आप तोड़ रहे हैं, उस लॉलीपॉप के लिए उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाएगा। बातें समझ में आ गई? क्लियर है ना? ध्यान समझिएगा। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और परसेंटेज अल्फा इज इक्वल टू लिखते हैं अल्फा इंटू 100। ये दिमाग में रखना है हमेशा। ये आपको इसीलिए थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं, 11th में भी आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टर्म बताया था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब जो हम काम करने वाले हैं, एक्चुअली वैंट ऑफ फैक्टर की जो बात थी उस पर काम करने वाले हैं, और उसका जो मैथमेटिकल जो फॉर्म है, I इज इक्वल टू वैंट ऑफ फैक्टर को I से I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इसी पर चर्चा करेंगे, और इसी के हेल्प से आज आपको बताएंगे कि ये जो वैंट ऑफ फैक्टर I है और ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, इस दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते बच्चों, समझ जाइएगा। सपोज लीजिए कि ये कोई सब्सटेंस ए है, कोई सॉल्यूट है, और ये सॉल्यूट जो है डिसोसिएट करके बना रहा है A1, है ना, N1A1, N2A2, है ना, N3A3 डॉट डॉट करके दे दीजिएगा Na बना रहा है। समझिएगा हमारी बातों को। मतलब ये सारे टूट करके आपको ये टोटल कंप्लीटली कितना दे रहा है? ये N मोल दे रहा है।
ये n मोल आफ्टर डिसोसिएशन, ये n मोल दे रहा है, समझना इस बात को, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, ये आफ्टर डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। तो अब थोड़ा समझना है, इसको समझाने से पहले एक और पॉइंट को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं भैया। वो क्या है, ये मैंने कहा कि भाई ये इस तरह से टूट रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, NaCl को तोड़ा, तो NaCl किस में टूटा, Na प्लस और Cl माइनस में टूटा, तो टोटल नंबर जो मोल्स में टूटा कितना में टूटा, 2 मोल्स में टूट गया। क्लियर है ना। उसी तरह से A जो है ये N मोल्स में टूट रहा है, इसका मतलब ये हो गया, समझना। अब क्या है, बिफोर डिसोसिएशन, जब डिसोसिएशन आपने नहीं करवाया था, ये मान लीजिए 1 मोल है, तो जब डिसोसिएशन ही नहीं हुआ तो ये कितना मोल बनेगा, ये संपूर्ण कितना मोल बन जाएगा, आपको 0 मोल बन जाएगा, समझना है। अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हो तो आफ्टर डिसोसिएशन जो होगा, आफ्टर डिसोसिएशन ये कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा बचेगा। और ये टोटल टूट करके कितना पार्टिकल्स में टूटा है, n पार्टिकल्स में, तो ये जो टोटल बनेगा, टोटल का टोटल जो आफ्टर डिसोसिएशन बनेगा, ये कौन, प्रोडक्ट वाला पार्ट, ये जो बनेगा, ये ध्यान से देखना इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा n अल्फा। तो अगर हम देखेंगे तो आफ्टर डिसोसिएशन जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके कंटेनर में पाया गया, तो ये 1 माइनस अल्फा बचा हुआ A जो बच गया पार्टिकल, और n अल्फा जिसमें वो डिसोसिएट हुआ, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मतलब सॉल्यूट समझना है बेटा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या सॉल्यूट क्या करेंगे, लिखेंगे बेटा आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन। तो ये अगर देखेंगे दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बचा हुआ कितना है, 1 माइनस अल्फा और प्लस क्या हो जाएगा, n अल्फा। क्लियर है, ध्यान समझना है। अब देखिए जो वैन टॉप फैक्टर है उसमें क्या रिलेशन होता है, ये बचा हुआ डिसोसिएशन के बाद और ये बिफोर डिसोसिएशन है 1 मोल, तो दोनों का रेशियो होता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन तो 1 मोल था, तो देखिए एक नया चीज आएगा आपके लिए, यहां पर एक नई चीज खड़ी हो जाएंगे, वो देखिए समझिएगा इसको। तो अगर हम लोग आई करेंगे तो आई बराबर लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, तो 1 माइनस अल्फा, अब प्लस कितना हो जाएगा ये n अल्फा, और डिवाइडेड बाय कितना कर देना है, 1 कर देना भैया मेरे, मतलब कि आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो अब इसी को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। आसान है, शानदार भी है, ठीक है, जानदार भी है। थोड़ा देखेंगे भैया इसको कैसे करेंगे। तो आइए आई माइनस 1 पहले कर लें, और बराबर इधर जो होगा n अल्फा पॉजिटिव है, आगे लिख दीजिए माइनस अल्फा कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, i माइनस 1 बराबर अल्फा अल्फा कॉमन हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू अल्फा, तो आपका जो आएगा यहां पर i माइनस 1 बाय n माइनस 1, i माइनस 1 बाय n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा ये आपका अल्फा। बातें समझ में आ रही है, यही एक रिलेशन आएगा। तो अगर हम लोग देखेंगे किसके लिए, वैसे सॉलिड पार्टिकल जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट, मतलब दैट मींस ऐसे सॉलिड पार्टिकल जो सॉल्वेंट में जाने के बाद अपने आप को डिसोसिएट करता होगा, तो उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आई फैक्टर में ये रिलेशन आया। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना है इसको। अब कहेंगे सर ये क्या है, अल्फा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ क्या है बेटा, डिसोसिएशन है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और आई जो है ये वैन टॉप फैक्टर है, ये वैन टॉप फैक्टर है, और ये आपका जो n है ना, याद रखना है, ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ हो जाएगा प्रोडक्ट आफ्टर डिसोसिएशन। मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है ना डिसोसिएशन के बाद, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे आफ्टर डिसोसिएशन। इसको समझेंगे, बहुत आसान है, ये बहुत टफ नहीं है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर कुछ केसेस बताते हैं, उसको ध्यान में रखना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, इसको बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे। अब देखिए इसके लिए केसेस हैं, जैसे केस 1 बता रहे हैं,
ये याद रखिएगा, न्यूमेरिकल बनाते समय आपको हेल्प करेगा। इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहे, नॉट गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया ही नहीं रहे, देन आपको क्या समझना है, देन परसेंटेज अल्फा, देन परसेंटेज अल्फा इक्वल टू आपको समझना है 100%। कितना समझना है? 100%। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको क्वेश्चंस में अल्फा का वैल्यू नहीं दिया रहे तो परसेंटेज अल्फा को क्या समझना है? 100%। अगर परसेंटेज अल्फा 100% है तो आपको मैंने बताया था फ्रॉम, क्या बताया था भैया मेरे, परसेंटेज अल्फा इक्वल टू लिखते हैं अल्फा इंटू 100। तो परसेंटेज 100 का दिया हुआ है तो परसेंटेज के तौर पर 100 लिखिए, अल्फा इंटू 100 हो जाएगा, ये 100 और ये 100 कैंसिल, दैट इज 1 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा। इस केसेस में अल्फा का वैल्यू कितना लेकर के चलेंगे? अगर क्वेश्चन में आपको अल्फा का मान नहीं दिया रहे तो अल्फा का वैल्यू 1 मानेंगे या परसेंटेज अल्फा 100 मानेंगे, क्योंकि 100% होगा तो अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी 1 हो ही जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अब देखिए, अगर ऐसा केस आता है तो अब क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम, इससे चलिए भैया, नाउ फ्रॉम क्या बताए थे, अल्फा इक्वल टू i-1 डिवाइडेड बाय n-1, ये बताए थे बेटा। तो जब अल्फा आपका 1 है, ये हो जाएगा i-1 डिवाइडेड बाय n-1 हो जाएगा ना। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो अगर हम लोग क्या करें, इस पूरे को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, n-1 इक्वल टू i-1। अब देखिए, ये -1 और ये -1 कट जाएगा तो n बराबर कितना आएगा, i, दैट इज इक्वल टू i इक्वल टू n आ जाएगा। क्लियर है? एक छोटा सा एग्जांपल इस पर थोड़ा समझना है, एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं एक एग्जांपल के रूप में। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या भैया, फाइंड द डिग्री ऑफ फाइंड द वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ, फाइंड द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर, है ना, Al2SO4 होल थ्राइस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन दे दिया गया आपको, है ना, इसके लिए निकालना है। देखिए तो पढ़िए, तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर Al2SO4 होल थ्राइस सॉल्यूशन, ऐसा लिखा गया है। इसके लिए कहीं पर भी जो है, ध्यान समझिएगा, उस क्वेश्चन में कहीं पर भी जो है अल्फा का वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है। जब अल्फा का वैल्यू नहीं दिया रहता है तो अब उसी क्वेश्चन के लिए अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले तो ये काम करेंगे भैया कि जो हमारा आंसर जब बनाएंगे सबसे पहले हम ये काम करेंगे, क्या Al2SO4 होल थ्राइस जो है क्या यह इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है? तो हाँ, एकदम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एकदम 100% है, ये एल्युमिनियम सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब है कि ये अंदर में जा करके जो दिख नहीं रहा होगा, फिर भी ये अंदर में जा करके पानी मिलाएंगे, किसी भी आयनिक कंपाउंड को पानी मिलाते हैं तो वो अपने करस्पॉन्डिंग कैटायंस और एनायन में डिसोसिएट कर जाते हैं। इसको तोड़ने का भी तरीका आना चाहिए बच्चों। तो ये अगर देखा जाए तो ये Al जो है ये कैटायन है और सल्फेट जो रेडिकल है ना ये एनायन है, याद रखना है। तो इसको पहले तोड़िए, Al में एल्युमिनियम टूटेगा, Al3+, इसकी वैलेंसी 3 होती है और सल्फेट की वैलेंसी कितनी हो जाती है आपकी, 2- हो जाती है। अब इसको थोड़ा बैलेंस करिएगा, कितना Al लिखा हुआ है यहाँ पर 2 तो आगे 2 लगा दीजिए, सल्फेट कितना लिखा हुआ है 3 तो आगे 3 लगा दीजिए। ध्यान से देखिए, तो डिसोसिएशन के बाद जो प्रोडक्ट बना है, डिसोसिएशन के बाद जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल्स बन गए हैं Al2SO4 होल थ्राइस को तोड़ने पर, तो यहां देखिए कितना मोल बना हुआ है 2 और ये कितना मोल बना हुआ है 3, तो 2 + 3 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। यही हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी अल्फा नहीं दिया हुआ था, तो जब अल्फा नहीं दिया हुआ था तो कुछ देर पहले बताए अगर अल्फा नहीं दिया रहे तो I बराबर n कर देना है। क्यों कर देना है उसका कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर I बराबर आपका हो जाएगा n, तो n इक्वल टू 5 है, तो देयरफॉर I इक्वल टू निकल जाएगा 5। बातें समझ में आ गई? दैट मींस इसके लिए जो वेंट ऑफ फैक्टर होगा वो कितना होगा 5 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई?
ये बहुत इंटरेस्टिंग था या नहीं था? अब इससे संबंधित एक आध सवाल को भी देख लेते हैं। जैसे दूसरा सवाल भी देख सकते हैं। क्वेश्चन ये दे देगा, क्वेश्चन देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ आई फैक्टर, वैल्यू ऑफ आई फैक्टर फॉर CONH3 होल 6 Cl3। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसके लिए दे दिया जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जानकारी आपको है भी, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी होंगी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर ध्यान से देखा जाए तो यह जो यहां से यहां तक है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और यहां कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है ये कैटायन का काम कर रहा है, और ये जो है इसको कहते हैं काउंटर आयन। ये काउंटर आयन है, ये आपके काउंटर आयन है। तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने का तरीका एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका बता रहे, थोड़ा समझना है। ये चलिए, इसकी तो वैलेंसी आपको पता नहीं होगी क्या होगी नहीं होगी, लेकिन इसकी वैलेंसी तो पता है। क्लोराइड का Cl टूटेगा भाई Cl माइनस में, तो कैगो Cl में टूटेगा भाई 3 में। चलिए बहुत अच्छी बात है, 3 लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ 3 को Cl था ना, इसलिए 3Cl माइनस किए। अगर 3 नेगेटिव चार्ज है तो जरूर है कि कोऑर्डिनेशन में भी जो स्फीयर है कैटायन वाला, उसके ऊपर भी 3 ही चार्ज होगा, वो भी कैसा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर 3 प्लस कर सकते हैं, है ना। ये नहीं कि यहाँ प्लस करके आगे 3 लगा देना, ऐसा नहीं करना है। क्लियर है ना? ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, कैसे चार्ज का यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये आफ्टर डिसोसिएशन जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल्स बना है, डिसोसिएशन के बाद जो प्रोडक्ट पार्टिकल बने हैं, इधर से आया 1 और इधर से आया 3, तो दोनों को जोड़ दीजिए, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और यही 4 जो है आपका n है। तो इस क्वेश्चन में भी I का वैल्यू निकालने का अल्फा कहीं नहीं दिया हुआ है, तो देयरफॉर इसका भी जो आंसर हो जाएगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, I बराबर n से चलेंगे, I बराबर कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये खास करके CBSE बोर्ड वाले बच्चे जो होते हैं या कोई बिहार बोर्ड के जो बच्चे होंगे, तो उनको इससे एक क्वेश्चन दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे ये भी आपको बताएंगे। जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वहां इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल होगा, उसको भी ध्यान में रखना है। अब क्या है कि ये जो आई फैक्टर आपने देखा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी मैंने आपको बताया है। इसी तरह से ये किसके बीच में था, डिसोसिएशन और आई फैक्टर के बीच में एक रिलेशन था, उसको आपने देखा। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए इसमें क्या होता है, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा था बच्चों, इसके बारे में और आगे बताएंगे। एक और रिलेशन होगा जो कि आपको आगे हम बताने वाले होंगे, ये होगा रिलेशन बिटवीन आई फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी अल्फा ही कहलाता है, थोड़ा समझना है इस बात को, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता है, ये भी अल्फा ही सिंबलाइज को भी अल्फा ही से करते हैं। तो यहाँ पर एसोसिएशन के बाद अगर परसेंटेज एसोसिएशन निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू 100 ही होगा। अब घबराना नहीं कि सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी अल्फा से ही किए हैं, इसको भी अल्फा। ये डिपेंड करता है कि हम आइडेंटिफाई कर लें। जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे बेटा, सारे के सारे डिसोसिएट करते हैं, है ना। जैसे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सभी एसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ एसोसिएशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये भी कॉन्सेप्ट होगा इसके लिए। अब देखिए इसको अगर हम लोग आगे डिराइव करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, थोड़ा समझना है। जैसे समझ कीजिए कि ये n मोल A है और ये एसोसिएट करके AN बनाया। ये मोस्टली पॉलीमर का केस होता है जहां एसोसिएशन होता है, अरबों खरबों लाखों मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट करके एक ठो बड़ा मॉलिक्यूल्स बना देता है। एसोसिएशन में वही होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको सभा करनी हो, पूरे गांव का भीड़ को इकट्ठा कर लीजिएगा, तो दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। अब वहीं पर अगर लाठी चार्ज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मान लीजिए कोई भी पब्लिक का मूवमेंट हो इस तरह का, अगर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी, दैट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, डिसोसिएशन हो जाता है। कोई उधर भागता है, कोई इधर भागता है, सारे अलग अलग हो जाते हैं, है ना। अब वही जब सारे लोग एक जगह एकत्रित होकर के कोई कार्यक्रम को संपादित कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो कहते हैं एसोसिएटेड, मतलब एक संगठन की बात हो जाती है। इसका भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आई के बारे में क्या मैंने बताया कि आई फैक्टर बार अगर निकालते तो आई बराबर क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन बिफोर एसोसिएशन, यही कर देना है।
है ना। तो अगर इसके लिए देखा जाए तो स्टार्ट में बिफोर एसोसिएशन मान लीजिए ये 1 मोल है, जब एसोसिएशन होबे नहीं किया तो ये कितना होगा, 0 मोल हो जाएगा। बात समझिए। अगर इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है तो 1 माइनस क्या करेंगे, अल्फा करेंगे। तो ये कितना बनेगा भैया, थोड़ा समझना, कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको पकड़ो, n मोल से कितना मोल बन रहा है, 1 मोल। n मोल से बन रहा है 1 मोल, तो 1 मोल से कितना बनेगा, 1/n। उसी तरह से अगर n मोल से मान लीजिए 1 मोल है, अल्फा की बात करेंगे, थोड़ा समझना है, कोई दिक्कत है ना। यहां पर करेंगे तो n मोल से कितना बन रहा है 1, तो अल्फा से कितना बनेगा भैया, करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बाय 1 हो जाएगा, n हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो बनेगा ये हो जाएगा अल्फा बाय n। कितना हो जाएगा आपका, अल्फा बाय n हो जाएगा। इसमें से अल्फा बाय n कर लेंगे, क्योंकि याद रखना है n मोल से 1 मोल तो 1/n करते हैं ना। तो उसी तरह से अगर अल्फा से अल्फा एसोसिएट कर रहा है, इसमें अल्फा आपस में जुड़ रहा है, तो अल्फा बाय n हो जाएगा। क्लियर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होगा, इसको भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसको समझना है। अब देखिए क्या करना है भैया, ये जो हो गया आफ्टर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन कितना हो गया, ये आफ्टर एसोसिएशन कितना हो गया आपका, आफ्टर एसोसिएशन कितना हुआ, आफ्टर एसोसिएशन हो गया 1 माइनस अल्फा, अब प्लस होगा अल्फा बाय n, ये दैट इज कॉल्ड आफ्टर एसोसिएशन। तो आई फैक्टर बराबर हम लिखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन बिफोर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन और नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन बिफोर एसोसिएशन, पार्टिकल्स टेकन बिफोर एसोसिएशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब इसके आधार पर देखेंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n डिवाइडेड बाय n, यही होगा ना। अब इसी को सॉल्व करते हैं, थोड़ा समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, फाइनल करेंगे अब इसको हम लोग। आई बराबर हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n हो गया। आई -1 कर लीजिए इधर, अल्फा बाय n को आगे ले आइए, माइनस अल्फा कर दीजिए, तो आई -1, अल्फा को बाहर करेंगे तो 1/n-1 हो जाएगा, ठीक है, इनटू अल्फा। तो देयरफॉर अगर अल्फा बराबर लिखेंगे तो ये कितना आएगा, आई -1 डिवाइडेड बाय 1/n-1, ये हो जाएगा। क्लियर है। इसके अगर केस की चर्चा करें कि इफ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, दैट मीन्स ये अल्फा इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, नहीं दिया जाए, देयरफॉर परसेंटेज जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा अल्फा इंटू कितना करेंगे हम लोग, 100 करेंगे, है ना। और इस केसेस में क्या करना है, परसेंटेज अल्फा इक्वल टू ले लेना है 100, तो यहां पर 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 100, 100 कैंसिल, तो ये 1 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा। तो जब ये केस आएगा, जब क्वेश्चन में अल्फा का एसोसिएशन का वैल्यू नहीं दिया हो डिग्री ऑफ एसोसिएशन का, तो लेना है। तो कितना हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर हम लोग क्या लिखते थे, ध्यान से देखिए, अल्फा, तो अल्फा के जगह पर ये क्या करते थे, अल्फा इज इक्वल टू आई -1 डिवाइडेड बाय 1/n-1। तो यहां क्या करेंगे, अल्फा के जगह पर 1 ले लेंगे, आई -1 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 1/n-1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/n-1 दैट इज इक्वल टू आई -1। अब ये देखिए -1 कैंसिल हो गया, तो आई बराबर कितना आएगा, 1/n। यही आएगा किसके लिए, वेंट ऑफ फैक्टर उस पार्टिकल के लिए जो एसोसिएशन में जा रहा हो। जैसे देखिए क्वेश्चन समझना है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसको फाइनल करेंगे। अब अगर क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू एसोसिएशन का नहीं दिया हो, तब आई बराबर 1/अल्फा, अगर अल्फा का वैल्यू दे दिया तो आई फैक्टर इस फॉर्मूला से निकालना है। क्लियर है ना, ध्यान समझना है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। ये फाइनल इसको एक एग्जांपल का क्वेश्चन करा दीजिए, कह देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई फॉर ए सबस्टांस एम which undergoes pentamerization
पेंटामेरिजेशन मतलब ये मर्ज कर रहा है। एसोसिएशन का मतलब होता है मर्ज करना। दैट मीन्स कि ये जो सब्सटेंस M है ना, इसका क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है, ये एसोसिएशन कर रहा है। तो कैसा मर्ज हो रहा है, पेंटामेरिजेशन मतलब इसका 5 गो मॉलिक्यूल एसोसिएट कर रहा है। कितना मॉलिक्यूल एसोसिएट कर रहा है, 5। दैट मीन्स इसके लिए जब हम बात करें आंसर की, जब बात करें कैसे लिखेंगे, 5M जो है ये एसोसिएट कर रहा है, M5 बना रहा है, ये वाली बात हो रही है। दैट मीन्स यहां पर देखा जाए तो आपका जो N है N बराबर 5 है। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी अल्फा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, अल्फा इज नॉट गिवन, नहीं दिया है, एसोसिएशन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, अल्फा इज नॉट गिवन नहीं दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है तो मैंने कहा था कि I बराबर कितना लेते हैं, 1/n, इसी का इस्तेमाल करेंगे तो 1/5 दैट इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना होगा, 2 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज बच्चों मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप लोग वैन-टॉप फैक्टर को समझेंगे। वैन-टॉप फैक्टर क्या डिसाइड करेगा, मतलब ये भूत वाला खेल खेलेगा, लेवल पर कुछ और लिखा रहेगा और अंदर बातें कुछ और हो जाएगी। बातें समझ में आ रही है, मतलब जो आप सोच रहे थे वो नहीं होकर के कुछ और हो रहा है। दैट्स गुड। तो आज भर कितना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी।